हेलो। ये तीसरा लेक्चर है, सॉरी चौथा लेक्चर है ये। और तीसरा लेक्चर में हम लोग का स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम रह गया था, तो वो हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट केस। तो क्या होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट केस, हम बताएंगे पहले। तो पिछले लेक्चर में हम आप लोग को ये स्टेप्ड बार वाला केस बताए थे। इसमें मान लीजिए यहाँ फोर्स कुछ लग रहा है, यहाँ P1 फोर्स लग रहा है, यहाँ P2 फोर्स लग रहा है। तो अगर इंडिविजुअली अगर आप लोग को बार में फोर्स निकालना है, बार के अंदर कितना फोर्स, तो कहीं पे भी आप सेक्शन कट करके निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए इस बार, मान लीजिए इस बार का नाम ए नाम रख देते हैं और इस बार का नाम बी रख देते हैं। बी बार में कितना फोर्स है वो बता सकते हैं कि नहीं? आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? आप यहाँ सेक्शन कट कर लेंगे, ए बार के अंदर 1 नाम का सेक्शन कट करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ फोर्स लग रहा है P1, यहाँ फोर्स लग रहा है P2। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मान लेंगे, आप x मान लेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, x ऊपर लग रहा है, P1 P2 नीचे लग रहा है, तो x बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। ऐसे इस बार के बी बार के अंदर भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई सेक्शन कट कर लेंगे 2 2 और निकाल लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। तो क्यों निकाल पा रहे हैं? क्योंकि ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्या होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर? टर्मिनेट स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके फोर्स निकाला जा सके, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट में ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन का जरूरत पड़ता है, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन को जरूरत पड़ता है सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे दे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। ये जो बार है ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार है, ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार है। ठीक है, क्यों स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार है? क्योंकि देखिए इसमें बार हम बोलेंगे आपको बार 1 में फोर्स निकालिए, कितना फोर्स लग रहा है। ये पॉइंट 1 पॉइंट बी पे P2 फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे इसके अंदर निकालिए कितना फोर्स है इस सेक्शन के अंदर। नहीं आप बता पाएंगे। इसके अंदर भी पूछेंगे आपको कि कितना फोर्स लग रहा है तो आप नहीं बता पाइएगा। बिना एक कंसिस्टेंसी का यूज किए हुए आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आपको एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्लस एक एक्स्ट्रा इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, एक्स्ट्रा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगा। इसलिए ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम, इस एक्स्ट्रा 1 इक्वेशन का बिना किसी में 1 2 जितना डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी है उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा।
जैसे ये 1 डिग्री का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, इसलिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताते हैं आपको, कैसे एक्स्ट्रा इक्वेशन लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी जो हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो सारा प्रॉब्लम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट केस का है। ठीक है, हम आप समझ गए कि क्या होता है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट केस। ठीक है, ये केस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए ये बार का ई A2 L2 ई A1 L1, ये 2 है ये 1 है, ये ऐसा मतलब इसका प्रॉपर्टी है सब। इसका इलास्टिक मॉडुलस E है, एरिया A2 है, लेंथ L2 है, इसका है E A1 L1। ठीक है, थोड़ा फिगर को अच्छा बना लिए। तो देखिए ये केस था मेरे पास, तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन आर ए लग रहा है ये ए पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे रिएक्शन लग रहा है आर सी। ठीक है, और ये जो टोटल मान लीजिए कुछ डिस्टेंस है, कोई एल डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दो सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस। तो इस P2 फोर्स के वजह से, जो कि मेरा फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, जितना इसका इलोंगेशन होगा इस 2 का बार का, उतना ही इस बार का कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो हम मान लिए रिएक्शन आर है, तो 2 के अंदर कितना फोर्स है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना के देखें, 2 के अंदर फोर्स इधर से आर ए लग रहा है, और हम लोग यहाँ से काट दिए, मान लीजिए इसके जस्ट ऊपर से काट दिए, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसका कितना अंदर फोर्स आएगा, इसके में यहाँ पे भी आर ए आ जाएगा। ये 2 का डायग्राम बना है, फिर हम 1 का डायग्राम अगर बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, इसी 1 के एक्सिस के अबाउट बनाएंगे, तो यहाँ से आर सी लग रहा है, तो ऊपर से भी कितना लगेगा इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आर सी। ठीक है, तो इसके अंदर आर ए लग रहा है, इसके अंदर आर सी लग रहा है, और एक मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, आर ए ऊपर है प्लस आर सी भी ऊपर है, इज इक्वल टू P2। ठीक है, और जितना इसमें इलोंगेशन होगा उतना ही इसमें कंप्रेशन होगा। इसमें टेंशन फोर्स है तो इलोंगेशन होगा, इसमें कंप्रेशन फोर्स है, इसमें टेंशन फोर्स है, टेंसाइल है, ये कंप्रेसिव है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके इक्वेशन देखिएगा, तो आर ए इंटू L2 बाई A2 E माइनस आर सी L1 A1 E इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें इलोंगेशन हुआ, ये इसका ये इलोंगेशन था 2 का, और ये कंप्रेशन था 1 का। ठीक है, तो दोनों मिलाकर 0 होगा, क्योंकि सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो यही एक्स्ट्रा इक्वेशन का यूज करेंगे, ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों मिलाकर सॉल्व करेंगे, तो मेरा आर ए और आर सी निकल जाएगा। तो उसके हम 1 और 2 मेंबर के अंदर कितना फोर्स होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग और केस देखते हैं। ये कंपोजिट बार है। ठीक है, कंपोजिट बार में क्या है कि बीच में रॉड है, बीच में रॉड है और बगल बगल ट्यूब है। तो रॉड का क्या है, एरिया A1 है और E1 है इलास्टिक मॉडुलस, और ट्यूब का एरिया E2 है, A2 है और E2 है इलास्टिक मॉडुलस। ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसमें P फोर्स अगर हम लोग लगाते हैं, ये भी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट केस है, तो क्या होगा। तो मान लीजिए कि दोनों में अलग अलग, एक में P1 फोर्स आएगा, एक मान लीजिए किसी में भी ट्यूब में मान लीजिए P1 फोर्स आएगा, रॉड में P1 फोर्स आएगा और ट्यूब में P2 फोर्स आएगा, रजिस्ट करेगा, तो P1 प्लस P2 बराबर P हो जाएगा। ये P1 फोर्स लिया और ये P2 फोर्स लिया। ठीक है, और एक केस क्या हो जाएगा,
ठीक है। और एक क्या 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 हो जाएगा, और एक केस हो जाएगा मेरा कि दोनों में इलोंगेशन, दोनों में सॉरी डिफॉर्मेशन, दोनों का जो लेंथ डिक्रीज होगा वो बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा P1 लेंथ दोनों का बराबर है L डिवाइड बाय A1 E1 इज इक्वल टू P2 L डिवाइड बाय A2 E2। ठीक है, कोई पर्टिकुलर लेंथ के बराबर होगा। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा P आ जाएगा, P1 आ जाएगा P इंटू A1 E1 डिवाइड बाय A1 E1 प्लस A2 E2। ठीक है, और उस तरह P2 आ जाएगा मेरा P इंटू A2 E2 डिवाइड बाय A1 E1 प्लस A2 E2। ठीक है, ये मेरा एक्स्ट्रा इक्वेशन जो था वो ये था कि दोनों में इलोंगेशन बराबर होगा। ठीक है, अगला केस देखते हैं हम लोग। अगला जो मेरा केस है वो टेम्परेचर चेंज का केस है कि मान लीजिए ये कोई बार है। ठीक है, बार है, उसका लेंथ कितना है, L लेंथ है, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं डेल्टा T से। तो उसका थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, तो उसका लेंथ कितना इंक्रीज हो जाएगा, L अल्फा डेल्टा T से लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में मेरा स्ट्रेन कुछ होगा L अल्फा डेल्टा T डिवाइड बाई L, जो कि अल्फा डेल्टा T हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेस नहीं आएगा क्योंकि बार का लेंथ बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कुछ नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए इसी बार को, L लेंथ को हम लोग दो सपोर्ट के बीच में रख दे और उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ाए, तो उसका लेंथ बढ़ना चाहिए था लेकिन वो बढ़ नहीं पाया सपोर्ट के बीच में रहने की वजह से, उतना ही L रह गया। तो इस केस में कोई स्ट्रेन नहीं आया लेकिन स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बढ़ना चाह रहा था, एक्सपेंड होना चाह रहा था, इधर आना चाह रहा था लेकिन आ नहीं पाया। उसको कौन रोक लिया, तो एक R नाम का रिएक्शन है जो उसको रोक लिया, उसको बढ़ने नहीं दिया, उसको दबा दिया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि वो बार में स्ट्रेन आना चाह रहा था। कितना स्ट्रेन आना चाह रहा था, अल्फा। इलोंगेशन कितना होना चाहते, L अल्फा डेल्टा T का इलोंगेशन होना चाह रहा था, लेकिन वो रिएक्शन नहीं होने दिया उसको। तो ये रिएक्शन उस इलोंगेशन को दबा दिया। तो मान लीजिए कि R L बाई ए, मान लीजिए इसका अगर ए क्रॉस सेक्शन एरिया और इलास्टिक मॉडुलस है, मतलब ये R जो रिएक्शन था वो बार को इतना कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस कर दिया, तो L अल्फा डेल्टा T के बराबर R जो है ना कंप्रेस कर दिया, R फोर्स से कंप्रेस कर दिया। तो R क्या हो जाएगा कंप्रेशन मेरा, आर एल बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग रिएक्शन कितना होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा रिएक्शन, ये एल और एल चला जाएगा तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ए ई अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए स्ट्रेस देखना चाहें तो आर बाई ए हो जाएगा ई अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, जो कि सिग्मा के बराबर होगा। आगे देखते हैं कि मान लीजिए कि दोनों सपोर्ट के बीच में रखा हुआ था एल लेंथ का बार, और इसमें हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किए डेल्टा टी से। तो ये जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा मूव कर गया, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी। तो ये सपोर्ट थोड़ा डेल्टा से मूव कर गया, डेल्टा से इल्ड कर गया, इल्डिंग सपोर्ट था ये, इल्डिंग सपोर्ट था। तो मेरा क्या केस बनेगा, एक्स्ट्रा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि मेरा एक्सपेंशन हुआ एल
अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा डेल्टा जितना यील्ड कर गया सपोर्ट, और बाकी जो जो नहीं हुआ, जो नहीं हो पाया, जितना कंप्रेस रह गया बार, उतना फोर्स को उतना उसको कौन कंप्रेस किया, तो आर ही कंप्रेस किया, तो आर इंटू एल बाई ई, ऐसा मेरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर से एक बार बताते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी एक्सपेंशन होना चाहिए था उसका, ठीक है, लेकिन उतना नहीं एक्सपेंड हो नहीं पाया वो, क्योंकि आर मतलब सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट भी थोड़ा इल्ड कर गया। कितना इल्ड किया, डेल्टा से इल्ड किया, तो एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा, तो इतना वो एक्सपेंड नहीं कर पाया। उसको कौन दबाया, तो आर रिएक्शन उसको प्रेस किया, ये जो रिएक्शन आर है वो उसको प्रेस किया, उसको नहीं होने दिया, तो इज इक्वल टू ये रिएक्शन आर जो है वो इतना को नहीं आगे बढ़ने दिया। ठीक है, कंपाउंड बार का केस देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें दो बार है, वन और टू, और दोनों रिजिडली एकदम फिक्स है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एक का अल्फा 1 है थर्मल एक्सपेंशन, और दूसरा का अल्फा 2 है, और अल्फा 1 ज़्यादा है अल्फा 2 से। तब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस बार में कंप्रेशन आएगा और किस बार में टेंशन आएगा, हम लोग को ये बताना है, या फिर दोनों में कंप्रेशन आएगा, दोनों में टेंशन आएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 1 का थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो वो एक्सपेंड कर जाता है L1 अल्फा 1 डेल्टा टी से यहाँ तक, इस लेंथ तक एक्सपेंड करता है, यहाँ तक एक्सपेंड करता है, यहाँ तक, और जो बार 2 है उसका कम है, तो यहाँ तक करता है, यहाँ तक। लेकिन दोनों चूंकि रिजिडली कनेक्टेड है, तो ये जो ब्लैक से दिखाए हैं हम, वहां पे दोनों आके एक साथ मतलब रुक जाता है। ठीक है, तो ये जो पहला बात था, जो यहाँ तक इस पॉइंट तक एक्सपेंड हो गया था, उसको पीछे आना पड़ेगा, दबना पड़ेगा, और जो यहाँ पे था बार 2, उसको और आगे आना पड़ेगा। तो जो जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है उसको रहना पड़ रहा है कॉम्प्रेशन में, और जिसका थर्मल एक्सपेंशन कम है 2 का, उसको जाना पड़ रहा है टेंशन में। ठीक है, ये हम लोग एक एग्जांपल देखें। अब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, किसके लिए कितना है याद रखना है हम लोग को। अल्फा जो है एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है ब्रास, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है स्टील। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए बी सी, ऐसा मतलब जैसे एबीसीडी में और एस, एबीसीडी में जो ऑर्डर है लेटर का वही आ रहा है, याद करने में आसानी होगा आपको। ठीक है, तो ए जो पहले आता है सबसे ज्यादा उसका है, एबीसीडी का जो ऑर्डर है उसी में है इसका ऑर्डर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट गया था जो, तो उसको हम अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखे थे माइल्ड स्टील का, उसमें हम लोग स्ट्रेन का वैल्यू उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, ऐसे लोअर यील्ड पॉइंट पे 0.12% जब स्टार्ट होता है स्ट्रेन हार्डनिंग, उस पर होता है 1.2 से 1.8%। अल्टीमेट जब स्ट्रेंथ आता है तो 10 से 15%, और फ्रैक्चर पे 20 से 30% इतना होता है। याद रखिएगा, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला चीज़, और गुप्ता गुप्ता का क्वेश्चन में भी ये चीज़ है। अल्युमिनियम का इलास्टिक कांस्टेंट 1/3 होता है स्टील का। ठीक है, एक चारपी टेस्ट होता है, चारपी टेस्ट क्या होता है, चारपी टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसमें कि हम लोग इम्पैक्ट लोड डालते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम बना के
ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल का टेस्ट करने का यूज आता है, उसमें नॉच बनाते हैं हम लोग, नॉच जैसे नॉच बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है कि चारपी टेस्ट में सपोर्ट कैसा रहता है, तो सिंपली सपोर्टेड रहता है। एक आइजो टेस्ट रहता है, आइजो टेस्ट में कैसा रहता है सपोर्ट, इसमें भी नॉच बनाते हैं, नॉच बना के इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट है, टफनेस, सेंसिटिविटी, ये सब चेक करने के लिए। ठीक है, कैसा टूटता है कोई मटेरियल। ठीक है, तो चारपी टेस्ट और आइजो टेस्ट में कैसा रहता है सपोर्ट। ठीक है, और म्यू का वैल्यू कितना होता है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए म्यू का वैल्यू होता है 0 से 0.5 के बीच में। ठीक है, इसी के साथ हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। अगला लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मतलब यहाँ मेरा हम लोग का थ्योरी पोर्शन सारा खत्म हो गया, अब सिर्फ न्यूमेरिकल बचा हुआ है। थैंक यू।